तो आज हम लोग बात करेंगे तृतीय क्रियाकाल। तृतीय क्रियाकाल जिसका नाम है प्रसर अवस्था। तो प्रसर का मतलब क्या होता है? प्रसर का शाब्दिक अर्थ है फैलना। तो इस अवस्था में क्या होगा? इस अवस्था में डोज के बाद सर्व शरीर डोज सर्व शरीर में फैलने लगते हैं प्रसर अवस्था के बाद में। तो यानी कि दोष जब प्रकोपित अवस्था में आया, प्रकोप के बाद में दोष इधर उधर फैलने लगता है, तो उसे हम कहते हैं प्रसर अवस्था। तो इस अवस्था में दोष जैसे आमाशय में रह रहा हो, तो फैलकर हो सकता है हाथ में चला है, पैर में चला है, कहीं पर भी दोष फैलकर जा सकता है। और असर होता है क्योंकि फैलने का क्या है? वात दोष। और पित्त जो होते हैं वो पंगु है, पंगु है। इसलिए वायु उन्हें तो प्रसर अवस्था में प्रसर अवस्था में दोष जो होते हैं पूरे शरीर में फैलने लगते हैं। लेकिन जो फैलने का काम, देखो, कफ और पित्त क्या है? ये पंगु हैं, ये कहीं नहीं जा सकते हैं। तो इनको कौन ले जाएगा? कफ और पित्त को। तो कफ और पित्त को ले जाते हैं वायु। तो मुख्य कारण प्रसर अवस्था में दोषों के इधर उधर फैलने के कारण वात होता है। प्रसर के भेद की बात करें तो 15 भेद बताए गए। प्रसर के भेद कितने हैं? 15। दोषों के ही भेद है, जैसे वात, पित्त, कफ, इनका प्रसर हो, रक्त। फिर इसी प्रकार से वात पित्त, वात कफ, कफ पित्त, इनका एक प्रसर हो। इसके बाद में इनका तो प्रसर हो गया। फिर एक और जोड़ा बना लें कि वात रक्त का प्रसर हो सकता है, वात और रक्त आपस में मिले, या पित्त और रक्त आपस में मिलकर प्रसर फैले, या कफ और रक्त आपस में मिलकर फैले, ये भी एक प्रसर हो सकता है। फिर तीनों दोष फैले, वात पित्त कफ, वात पित्त और कफ एक साथ मिलकर, ये भी प्रसर हो सकता है। इसके अलावा वात पित्त और रक्त आपस में मिले, ये भी एक प्रसर हो सकता है। वात कफ और रक्त मिले, वात कफ और रक्त, ये भी एक प्रसर का भेद हो सकता है। पित्त कफ और रक्त, पित्त कफ और रक्त, एक भेद ये हो सकता है। इसके अलावा एक बार चारों मिल जाए, यानी कि वात पित्त कफ और रक्त, ये चारों मिल जाए, ये भी एक हो सकता है।
ये देखिए कितने हो गए, 15 हो गए। तो ये प्रसर के जो भेद होते हैं ये कितने हैं, 15 है। इनको याद नहीं करना, आसानी से याद हो जाएंगे। 3 दोष हैं तो वात पित्त कफ, तीनों दोष का प्रसर हो गया। उसके बाद में रक्त चौथा एक हो गया तो उसका प्रसर हो गया, 4 हो गए। फिर तीनों दोष में जोड़े बना लें, वात पित्त वात रक्त, वात पित्त कफ वात, इस तरह एक जोड़ा बना लें। फिर उसके आगे रक्त के साथ जोड़ा बना लें और एक बार चारों को आपस में मिला लें, तो ये प्रसर के 15 भेद होते हैं। फिर प्रसर के लक्षण, प्रसर के 15 भेद और उसके बाद में लक्षण क्या है प्रसर के। तो सबसे पहले वात के लक्षण क्या है प्रसर अवस्था में, जब वायु पूरे शरीर में इधर उधर फैलती है तो क्या होगा, जैसे हवा इधर उधर चलेगी तो बीमार गमन। बीमार गमन का मतलब होता है अपने रास्ते से हटके दूसरे रास्ते में चले जाना। जैसे आप जा रहे हो अपने कॉलेज और कॉलेज ना जाके आप लोग जब बंक मार के कहाँ चले जाते हैं, पिक्चर देखने चले जाते हैं, तो वो क्या है, बीमार गमन है। आपको जाना कहाँ था, जाना था अपने कॉलेज, लेकिन कहाँ पहुंच गए, पिक्चर हॉल पहुंच गए, तो यही कहलाता है बीमार गमन। वैसे वायु है, वायु को फ्लैटस यानी किसी को गैस बनी तो गैस नीचे के रास्ते से बाहर निकल जाए, लेकिन वो बाहर न निकल के ऊपर की तरफ आ जाए, तो यही है बीमार गमन। तो जब वायु ऊपर की तरफ आएगी तो पेट फूलेगा, यानी कि आटोप। आटोप का मतलब होता है पेट जब फूलता है गुड़गुड़, जब वायु ऊपर की तरफ आती है तो वेदना यानी कि दर्द के साथ उदर में गुड़गुड़ाहट होना। गुड़गुड़ाहट होना। फिर है पित्त। पित्त के लक्षण क्या है, पित्त के लक्षण में ओस, चोस। ओस चोस का मतलब एकदम चूसने के समान पीड़ा होना, जैसे कोई चूस रहा हो इस प्रकार से पीड़ा का होना। परिदाह, जलन होना, परिदाह। धूमायन, धूमायन मुंह से धुआं निकलना। जैसे कई बार होता नहीं है कि जब डकार आती है तो डकार आने पे बहुत खट्टी जलन, एकदम जलन जैसी डकार आती है, तो कई बार लोग कहते हैं जैसे बहुत धुआं जैसे निकल रहा है, तो वही है धूमायन। फिर कफ के देखें लक्षण। अरुचि, भूख न लगना। अविपाक, भोजन करना पचना। अंग साध, अंग साध कहते हैं अंगों में ढीलापन, अंगों में शिथिलता, उसको कहते हैं अंग साध। छर्दी, छर्दी का मतलब होता है उल्टी जैसा लगना, उल्टी होना। तो इस प्रकार से
प्रसर अवस्था में लक्षण। तो अब दोबारा से आइए, जो एग्जांपल हमने दिया था आपको बल्टी वाला, तो उसके दोबारा से सोचिए। संचय अवस्था में दोष अपने स्थान पे बढ़े हुए थे। प्रकोप अवस्था में दोष उन्मार्गामी यानी बाहर निकलने के लिए तत्पर हो गए थे। और प्रसर अवस्था में दोष इधर उधर पूरे शरीर में भागने लगते हैं। अब चतुर्थ क्रियाकाल, चतुर्थ क्रियाकाल स्थान संश्रय। स्थान संश्रय संश्रय का मतलब होता है रुकना, या संश्रय का मतलब होता है आश्रय लेना। आश्रय, जैसे आप लोग आश्रय बहुत लेते हो। कैसे आप लोग आश्रय लेते हो? आप लोग बाहर निकलते हो, खासकर लड़के जो होते हैं, बाहर निकले, निकलते निकलते पहुंच गए मोहनलालगंज की तरफ। अरे, फिर सोचा अरे यहाँ तो वर्मा रहता है, चलो उसके यहाँ चलते हैं, आज लग रहा कुछ खाना आंटी अच्छा बना के गई होंगी, चलो यहीं पर आज आश्रय लेके खाना खा लिया जाए। तो ये आप लोग बहुत करते हैं। तो यही हुआ आश्रय। अब ऐसे क्या है, पूरे शरीर में दोष इधर उधर घूम रहा है। अब दोस्त इधर उधर जब घूमेगा तो उसको खुजली मचेगी ना, यार कहाँ चलें, किसके यहाँ रुका जाए। तो दोस्त, अच्छा आप लोग भी जैसे जाते हो दूसरे के यहाँ रुकते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है अपने दुश्मन के यहाँ, जिससे आपकी क्लास में नहीं बन रही, उसके यहाँ तो आप नहीं जाओगे। उसके यहाँ जाओगे वो भाव ही नहीं देगा, भगा देगा, कहेगा यार हमारा तुम्हारा क्या संबंध, जाओ यहाँ से। आप कहाँ रुकोगे जिससे आपकी बनती है। तो ऐसे ही पूरे शरीर में जब दोष इधर उधर घूमते हैं, तो जहां पर जिस धातु से उसकी बनती है या जिस धातु के समान उसके लक्षण होते हैं दोष, वहीं जाके रुकेगा। तो कैसे रुकते हैं इसके बारे में देखा जाए। जैसे जहां प्रसरित दोष धातु के स्थान पर रुक कर धातु को दूषित करता है, उसे स्थान संश्रय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्थान संश्रय। और जब धातु को दूषित करता है, स्थान संश्रय करता है, तो इस अवस्था को दोष दूषित समूर्छना कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोष दूषित समूर्छना, दोष दूषित समूर्छना के फलस्वरूप पूर्व रूप की उत्पत्ति होती है। पूर्व रूप। अब ये जो चतुर्थ क्रिया काल है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है।
क्योंकि इसके जो लक्षण होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे पूर्व रूप क्या होते हैं, जैसे आपको बुखार आने वाला तो उस समय आपका पूरा शरीर ढीला पड़ जाएगा, भूख नहीं लगेगी, तो यही पूर्व रूप की अवस्था है। जब कोई रोग आने वाला होता है उसके पहले के जो सिम्टम है वही पूर्व रूप कहलाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, पूर्व रूप कहलाते हैं। तब इसको थोड़ा समझते हैं बढ़िया से। जैसे ये मान चलिए कोई ज्वाइंट है, ये क्या है, ज्वाइंट है कोई, और इस ज्वाइंट में संधि है ये, और संधियों में एक प्रकार का जो कफ भरा होता है उसका नाम होता है श्लेष्मक कफ। श्लेष्मक कफ भरा हुआ है और यहाँ धातु के रूप में रस धातु रहती है, रस धातु। अब हुआ क्या, कफ प्रकोपित हुआ, कफ प्रकोप हुआ, प्रकोप के बाद में कफ का प्रसर हुआ, और ये कफ पूरे शरीर में घूमते घूमते इसने देखा, कफ ने, कि यहाँ संधि जो है ये क्या है, ये संधि है, इस संधि में श्लेष्मक कफ यानी कि उसके जैसा ही कफ रह रहा है, तो आके यहाँ पर उसने क्या किया, स्थान संसर्य किया। उसने क्या किया, स्थान संसर्य किया। यहाँ पर स्थान संसर्य यहाँ पर किया तो यहाँ पर धातु क्या थी, रस धातु को दूषित कर दिया, रस धातु को यहाँ पर दूषित कर दिया। रस धातु को जो है दूषित करेगा तो प्रकोप, वात का भी यहाँ प्रकोप हो जाएगा, तो फ्रैक्चर में उसके जोड़ों में दर्द होने लगेगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस बन जाएगी। तो देखो अब आसानी से आपको समझ में आएगा, कफ प्रकोप हुआ और पूरे शरीर में फैलता हुआ, संधि जहां पर उसके समान ही धातु जो है रस धातु रहती है और श्लेष्मक कफ है यहाँ पर, तो रस धातु को दूषित कर दिया। रस धातु दूषित करना मतलब दोष दूष समूर्छना, क्या हुआ यहाँ पर, दोष दूष समूर्छना, जिसके फलस्वरूप जॉइंट्स में पूर्व रूप उत्पन्न होंगे, यानी कि कभी कभी उसको हल्का फुल्का स्वेलिंग या दर्द हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होगा। लेकिन यही कंडीशन अगर लगातार बनी रहे तो उसको वहां पर क्या होगा, दर्द होगा, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस उसको बन सकता है। अब यहाँ एक बात करते हैं कि ये पूर्व रूप या दोष दूष समूर्छना होता है, इसके पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, खा वैगुण्य क्या होता है। जब कोई व्यक्ति अपथ्य सेवन करता है, अपथ्य आहार विहार करता है, उसके फलस्वरूप उसके शरीर में खा वैगुण्य की उत्पत्ति होती है। खा का मतलब होता है खाली स्थान, खा का मतलब क्या है, खाली स्थान। और ये खाली स्थान में दोष आएगा
और दूष यानी कि धातु को दूषित करेगा, तो दोष दूष से समूर्छना होगी, और इस दोष दूष समूर्छना के फलस्वरूप पूर्व रूप की उत्पत्ति होगी। जैसे इसका एक सिंपल उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। खा वैगुण्य क्या है? जैसे कोरोना हुआ, तो आपने देखा कोरोना जब फैला, तो क्या कोरोना जब फैला तो सभी व्यक्ति मर गए कोरोना से? सभी तो नहीं मरे। तो क्या सभी व्यक्तियों को कोरोना हो गया? सभी व्यक्तियों को कोरोना भी नहीं हुआ। तो कुछ ही व्यक्ति क्यों कोरोना से मरे? क्योंकि उन व्यक्तियों में खा वैगुण्य की स्थिति थी, उनको पहले से कोई बीमारी थी। अब ये खा वैगुण्य थोड़ा सा समझते हैं कि खा वैगुण्य क्या है। खाली स्थान, जैसे हम देखते हैं कि हमारा शरीर में कोशिकाओं से बना है, और कोशिकाएं आपस में इकट्ठा होती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में कोशिकाओं का संबंध होता है। ये कोशिकाएं हैं, या इसको हम बोलते हैं सेल्स। एक सेल का दूसरे सेल के साथ में एक संबंध होता है। ऐसे जैसे आप क्या करें, अपथ्य आहार में, अपथ्य यानी कि रोज पिज्जा खाएं, बर्गर, है ना, रोज डेली सेवन करें इनका, डेली इनको खाएं, पिज्जा बर्गर या पानी का से ये सब। तो इसमें जो केमिकल होंगे अजीनोमोटो, ये क्या करेंगे? सेल को नुकसान पहुंचाएंगे। सेल्स को नुकसान पहुंचाएंगे। अब जैसे ये सेल थी, अब सेल को जब नुकसान पहुंचाया तो हो सकता है सेल, एक सेल बीच की मर जाए, है ना, तो बीच का संबंध जो है सेल्स का टूट गया। अब ये सेल यहाँ पर खाली हो गई, ये सेल यहाँ पर डेथ हो गई। ये जो खाली स्थान बना, इसे ही हम क्या कहते हैं? खा वैगुण्य कहते हैं। आयुर्वेद में इसे क्या कहा जाता है? खा वैगुण्य। अब खा वैगुण्य को हम कैसे समझें? कि वो स्थान जो हमारे अपथ्य सेवन से हमारे शरीर के अंदर बनता है, जिसमें दोष, प्रकोपित दोष आसानी से रह सकता है, तो वही होता है खा वैगुण्य। अब ये खाली स्थान बन गया, अब यहाँ पर प्रकोपित दोष आएगा, और प्रकोपित दोष आके क्या करेगा? तो यहाँ पर जो धातु होगी, रस धातु, उसको क्या करेगा? दूषित करेगा। और दोष दूष समूर्छना जब हो जाएगी, तो इस खा वैगुण्य में उस व्यक्ति की इम्यूनिटी कम हो जाएगी, उसकी इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि उसका ओज कम हो जाएगा, उसकी इम्यूनिटी या उसका ओज कम हो गया। अब कोरोना बाहर फैला है, अब ये व्यक्ति बाहर निकला, इसके अंदर खा वैगुण्य है, तो इसको कोरोना, इसकी इम्यूनिटी कम है तो इसको आसानी से पकड़ लेगा, और इसको कोरोना को रहने के लिए बढ़िया जगह मिल गई उसको, तो आसानी से अपना ग्रोथ किया, आसानी से उसने जो है सारी चीजें की और उस व्यक्ति को मार डाला। या उसके अंदर कोई बीमारी रही हो, उसके कारण से भी खा वैगुण्य, क्योंकि बीमार आदमी के अंदर सेल का हजारों सेल मरती हैं, हजारों सेल बनती हैं, तो मरने वाली सेल की संख्या ज्यादा होगी, तो उसके अंदर खा वैगुण्य। अब जो व्यक्ति स्वस्थ है, जो अच्छा खाना खाता है, जिसके अंदर इम्यूनिटी अच्छी है, तो उसके अंदर सेल आपस में इंटैक्ट हैं, जुड़ी हैं। कोरोना वायरस को उसके अंदर गया, उसकी इम्यूनिटी ने उसको मार दिया, उसके सेल के अंदर ग्रोथ करने के लिए उस कोरोना वायरस को जगह नहीं मिली, या किसी भी बीमारी को जगह नहीं मिली, तो यानी कि उसके अंदर दोष दूष समूर्छना नहीं हुई, क्योंकि खा वैगुण्य ही नहीं बना, तो दोष दूष समूर्छना कहाँ से होगी, है ना। तो दोष दूष समूर्छना नहीं होगी, तो उसके अंदर आगे जो रोग है, जो सिम्टम है, वो उसके अंदर उपस्थित नहीं होंगे। जैसे आपने सुना होगा, जैसे जैसे मेरा ही उदाहरण है, मुझे कोरोना हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता चला, किसी ने बताया कि यार मुझे हो गया, तुम मेरे संपर्क में आए थे, जरा एक बार तुम भी करा लेना। तो मैं गया कोरोना वायरस की जांच कराने,
तो मुझे कोरोना वायरस पॉजिटिव निकला, लेकिन मेरे अंदर कोई सिम्टम नहीं थे कोरोना वायरस के। क्यों नहीं थे? क्योंकि मेरे अंदर कोई खा वैगुण्य जैसी स्थिति नहीं थी, मैं अपथ्य आहार का सेवन नहीं करता था। तो वो कोरोना वायरस मेरे अंदर बहुत ज्यादा सिम्टम उसके नहीं आए। जब सिम्टम नहीं आए तो जांच करा के पॉजिटिव हो या ना हो उसका कोई नहीं है, वो हमारा शरीर ही उसके खिलाफ काम कर लेगा। तो ये कॉन्सेप्ट खा वैगुण्य का बहुत ब्रॉड है। ये फाइनल ईयर में जब आप आएंगे, तो जब काय चिकित्सा में पढ़ाऊंगा फर्स्ट पेपर, तो खा वैगुण्य के ऊपर पूरा 2 लेक्चर खत्म हो जाते हैं कि इसको समझाने में कैसे खा वैगुण्य काम करेगा, खा वैगुण्य क्या होता है। तो ये एक छोटा सा आपको मैंने ब्रीफ किया कि, और ये चतुर्थ क्रियाकाल में खा वैगुण्य बनता है। सोचिए, पहली दूसरी तीसरी अवस्था में आप रोगों को केवल निदान परिवर्जन कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। खा वैगुण उपस्थित होने के बाद में दोष दोष समूर्छना होती है, तो फिर उसके बाद में आपको मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। तो भविष्य में होने वाली व्याधि का जो लक्षण उपस्थित होता है, जिसको हम पूर्व रूप कहते हैं। पंचम क्रियाकाल देखिए। पंचम क्रियाकाल इसको कहते हैं व्यक्तावस्था। व्यक्ता अवस्था, जैसे कि इसका नाम से ही स्पष्ट है, व्यक्त होंगे यहाँ पर। व्यक्त मतलब दिखाई पड़ना। क्या दिखाई पड़ेंगे? लक्षण दिखाई पड़ेंगे, सिम्टम। जैसे मुझे कल बुखार आने वाला है, कल बुखार आने वाला है, आज मुझे जो आलस से आ रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, तो ये आलस से आना, खाने का मन न करना, ये है पूर्व रूप। लेकिन कल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि पायरेक्सिया, टेम्परेचर का बढ़ जाना, ये एक सिम्टम हो गया। तो यही व्यक्त जब किसी व्याधि के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं, तो उसे हम व्यक्त अवस्था कहते हैं। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो इसकी डेफिनेशन में लिखें, जब किसी व्याधि के लक्षण दिखाई पड़े, तो उसे व्यक्त अवस्था कहते हैं। तो उसे व्यक्त अवस्था कहते हैं। और इसी व्यक्त अवस्था, यानी कि जो रूप लक्षण या रूप दिखाई पड़ने लगे हैं, इसे ही हम रोग कहते हैं। तो इस अवस्था में रोग उत्पत्ति हो जाती है। तो हाँ, किसी भी डिजीज के जो सिम्टम होते हैं वो इस अवस्था में आ जाते हैं। तो ये पांचवी क्रियाकाल थी। नेक्स्ट छठी क्रियाकाल, लास्ट क्रियाकाल क्या है? भेदावस्था। भेदा का मतलब क्या होता है? तो भेद का मतलब होता है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन, या इसको कहते हैं उपद्रव। कॉम्प्लिकेशन या उपद्रव। तो व्याधि का
जीर्ण रूप हो जाना। जीर्ण रूप मतलब क्रॉनिक। व्याधि का जीर्ण रूप हो जाना ही भेदावस्था कहलाता है। यानी कि भेदावस्था में लंबे समय तक ये व्याधि रहेगी। कॉम्प्लिकेशन इसमें बहुत सारी चीजें उपद्रव के रूप में हो जाएंगी और इस कारण से व्याधि असाध्य हो जाती है। व्याधि असाध्य हो जाती है यानी कि कॉम्प्लिकेशन जब हो जाएंगे तो धीरे धीरे उसमें असाध्य लक्षण उपस्थित हो जाएंगे, यानी कि वहां पर व्याधि फिर ठीक नहीं होगी। क्रियाकाल का महत्व क्या है? क्रियाकाल का महत्व क्या है? तो महत्व क्या है? जैसे हम लोग को पता है कि संचय, प्रकोप, प्रसर आदि कालों द्वारा दोष व्याधि को उत्पन्न करते हैं। व्याधि को उत्पन्न करते हैं। अतः दोषों के लक्षण को समझकर प्रकोपित दोष को उसके संचय, प्रकोप आदि अवस्थाओं में रोका जा सकता है। मतलब अगर दोष संचय हो रहा है तो उसको जो है वहीं पर रोक दे ताकि आगे ना बढ़े। तो आगे नहीं बढ़ेगा तो दोष कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, है ना। फिर इसके अलावा और क्या महत्व हो सकता है? संचय अवस्था में संचयित दोष जो होता है के कारणों से द्वेष हो जाता है। जैसे कफ संचय होने पर मधुर आदि से द्वेष हो जाना। जैसे किसी के अंदर कफ संचय है और कफ संचय के लिए मधुर अम्ल लवण यही कारण होता है, तो मधुर आदि जो रस है उनसे द्वेष हो, अरे यार मीठा खाने का मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कफ संचय हो रहा है। तो हम मीठी चीजें जो है जो कफ को बढ़ा सकती है उनको वहीं पर रोक कर संचय अवस्था में ही हम दोषों को शांत कर सकते हैं। या फिर कड़वी चीजें लें, काढ़ा, पंचकोल का काढ़ा वगैरह पी लें, तो क्या होगा, कफ शांत हो जाएगा। इसके अलावा क्रियाकाल जो होता है, क्रियाकाल के अनुसार व्याधि की अवस्था को समझकर चिकित्सा, आहार, औषधि
आदि का प्रयोग करते हैं। आदि का प्रयोग करते हैं, जैसे अगर ये कहा जाए कि संचय, प्रकोप और प्रसर, इन तीनों अवस्थाओं में केवल निदान परिवर्जन करें। निदान परिवर्जन, जैसे मीठा खाने से कफ बढ़ा था तो मीठा छोड़ दो, निदान परिवर्जन। लेकिन उसके आगे की जो अवस्थाएं हैं, स्थान संश्रय, व्यक्तावस्था और भेदावस्था, यहाँ पर क्या करें, औषधि का प्रयोग करें। निदान के साथ साथ निदान परिवर्जन तो आपको करना ही करना है, और औषधि प्रयोग भी करें, पथ्य अपथ्य पालन भी करें, है ना। तो ये भी कर सकते हैं। फिर क्रिया काल के फलस्वरूप रोगों की असाध्या अवस्था का पता लगाते हैं। जैसे पीछे हम लोगों ने बात की, रोग साध्य जब होता है, जब वो स्थान संश्रय अवस्था तक, व्यक्तावस्था, जब भेदावस्था हो जाती है, यानी कि कॉम्प्लिकेट है, तो वहां पर वो रोग असाध्य हो जाता है। इसीलिए हमको जो है वहां पर चिकित्सा करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो फिर दिनचर्या, ऋतुचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या, सदव्रत आदि का पालन कर, आदि का पालन कर क्रिया काल की उत्तरोत्तर गति को रोक सकते हैं। अब उत्तरोत्तर गति मतलब कोई दोष, संचय, फिर प्रकोप, इस तरह जो आगे बढ़ता है वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम दिनचर्या, ऋतुचर्या इनका पालन कर रहे हैं, तो फिर क्रियाकाल मतलब पहली अवस्था ही नहीं होगी। तो इसका भी हमें ज्ञान होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रोग जो होते हैं उनमें हम चिकित्सा के जो अवसर हमको मिलते हैं वहीं पर उनकी चिकित्सा कर दें तो आगे फिर कोई रोग नहीं हो पाएगा। तो ये क्रियाकाल का महत्व होता है। नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे प्रकृति क्या होती है। नया चैप्टर हम लोग बात करेंगे प्रकृति। प्रकृति से भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है और बहुत ही टफ माना जाता है, लेकिन हम लोग बहुत ही आसान शब्दों में प्रकृति को पढ़ेंगे। तो प्रकृति क्या होती है, पहले तो हम ये जानें कि प्रकृति क्या है, इसकी निष्पत्ति। प्रा, प्रस, क्री और प्लस ती, ये है प्रकृति। प्रकृति में प्रा का मतलब ये समझे कि ये सत्व गुण है। सत्व गुण या ज्ञानार्थ, या प्रा का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञानार्थक।
प्रा मतलब सत्गुण या ज्ञान के अर्थ में, और क्री का मतलब होता है राजस गुण या गत्य। गत्य मतलब किसी कार्य को कराने, गत्य अर्थ में लेते हैं। और ती का मतलब है तामस या जड़ता, रुकना। ये तीन अर्थों में प्रकृति होगी। तो प्रकृति क्या है? सत्व, राजस और तामस, ये तीनों जो गुण हैं, इनके अनुसार प्रकृति बनती है। इसका एक और भी मतलब है कि प्रकृति का मतलब क्या होता है। तो प्राकरोति इति प्रकृति। प्राकरोति इति प्रकृति अर्थात प्राकरोति, प्राकृति जो अन्य तत्वों को उत्पन्न करे, वही प्रकृति। जैसे हम लोग याद करो, सृष्टि उत्पत्ति क्रम जब पढ़े थे तो वहां पर देखा था अव्यक्त से महान, महान से अहंकार, इस तरह जो उत्पत्ति आगे बढ़ी थी। तो एक तत्व जब दूसरे तत्व से उत्पन्न होता है तो जो पैदा करता है किसी को, वही प्रकृति। यहाँ पर प्रकृति जो है स्वभाव से भी संबंध रखते हैं हम। जैसे अगर इसकी निष्पत्ति हमने देखा, निरुक्ति अगर देखें, निष्पत्ति मतलब वो शब्द कैसे बनता है, और निरुक्ति मतलब उस शब्द की व्याख्या कैसे कर सकते हैं। तत्र प्रकृति रुच्यते स्वभावो या, ये चरक ने कहा। तो आचार्य चरक ने कहा कि प्रकृति क्या है? तत्र मतलब प्रकृति स्वभाव को कहते हैं। प्रकृति किसे कहते हैं? स्वभाव को प्रकृति कहा जाता है। तत्र प्रकृति रुच्यते स्वभाव या। स्वभाव क्या है? नहीं, जैसे कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करते हुए कह, अरे यार हमेशा गुस्सा ही करता रहता है, इसका स्वभाव ही है गुस्सा करना। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शांत रहता है तो कहते हैं अरे बहुत शांत इसका जो है नेचर है, बहुत शांत रहता है, तो वो शांत नेचर हो गया। तो प्रकृति जो है, अब स्वभाव है, प्रकृति उत्पन्न करने वाला है, लेकिन जो यहाँ प्रकृति पढ़ेंगे वो प्रकृति हम लोग पढ़ेंगे प्रकृतियां। तो वैसे आयुर्वेद में प्रकृति कैसे बनती है? प्रकृति निर्माण, सुश्रुत का ये श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना है। शुक्र शोणित शुक्र शोणित संयोगो यो भवेत दोष उत्कटा, भवेत दोष उत्कटा प्रकृति जायते तेन तस्या ये लक्षणाम, ये लक्षणाम श्रणु, ये लक्षणाम श्रणु। तो ये किसकी डिफिनेशन है? आचार्य सुश्रुत के द्वारा बताई गई है। क्या बताया है सुश्रुत जी ने? कि शुक्र शोणित संयोगे, यानी कि शुक्र
और शोणित। यहाँ पर शुक्र का मतलब हो गया स्पर्म और शोणित मतलब ओवा, ओवम। तो शुक्र और शोणित के संयोग के समय, यानी कि इनका होगा फर्टिलाइजेशन। इनका क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। तो शुक्र शोणित शुक्र शोणित संयोग के, यानी कि शुक्र और शोणित के संयोग के समय जब उनका फर्टिलाइजेशन होता है उस समय फिर अवेत दोष उत्कटा, जो दोष प्रधान होता है। बढ़ा होता है। फिर आगे लिखा प्रकृति तेन तस्य, उसी दोष के अनुसार प्रकृति, उसी दोष के अनुसार तस्य, ये लक्षणों के अनुसार प्रकृति होती है। अब क्यों नॉर्मल अवस्था में ही बढ़ा है प्रकृति। जैसे हम कहते हैं कि स्पर्म औरतें हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट क्या बनता है? जायगोट बनता है। स्पर्म में देखें तो यहाँ पर होते हैं और शोणित में 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो जायगोट में बनते हैं 46 क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम है, इन क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। और डीएनए के एक पार्टिकुलर पार्ट, जो एक पार्टिकुलर को बनाता है, उसको कहते हैं जीन। जैसे अगर ये माने ये डीएनए है तो इसका इतना बड़ा हिस्सा जो है एक विशेष प्रोटीन बनाता है जो विशेष प्रकार के लक्षण को निर्धारित कहता है, तो उसको कहते हैं जीन। ठीक है। जीन में कई बार क्या होता है? म्यूटेशन से आप देखे होंगे कि जब सृष्टि बनी थी उसके बाद में कई सारे जीव जो ऐसे हैं जिनमें म्यूटेशन हो गया। जैसे आप देखते होंगे कुछ लोगों की आंखें हरी होती हैं, कुछ की भूरी हैं, कुछ की नीली होती हैं, कुछ की काली होती हैं। तो ये म्यूटेशन के फलस्वरूप ये सारी चीजें बनी हैं। जीन निर्धारित करता है कि आंखें किस तरह बनी। तो यहाँ पर दोष बढ़ा है, प्रधान है, प्रकृति उसके अनुसार होगी, इसका मतलब कहने का है दोष का मतलब यहाँ पर उस समय उस क्रोमोसोम में उस जीन की स्थिति क्या है। जैसे भाई शादी होती है, दो लोगों की शादी होती है, जैसे मान चलो एक आदमी अमेरिका का हो, एक आदमी इंडिया का हो, और दोनों की शादी हो जाए तो उनके जो बच्चे होंगे, तो भाई इंडिया का आदमी कैसा होगा? गेहूं का होगा। लेकिन अमेरिका का तो जो होगा वो एकदम ग्रवे होगा, गोरा व्हाइट पीपल होगा। तो उसका बच्चा गेहूं कलर का होगा कि जिस समय उनका फर्टिलाइजेशन हुआ उस समय लड़की या जो गोरा वाला जीन प्रधान है, उस समय काला वाला जीन प्रधान है, उसी के अनुसार उस बच्चे का कलर होगा, उसी के अनुसार उसका कलर होगा। यानी कि वही प्रकृति है। हम पढ़ते हैं वातज प्रकृति वाला व्यक्ति जो होता है वो सांवले रंग का होता है, जो कफच प्रकृति वाला व्यक्ति होता है वो गोरा होता है। यानी कि उस
कफज प्रकृति मतलब उसके जीन जो थे वो गोरे वाले एक्सप्रेस हो गए, काले वाले जीन एक्सप्रेस नहीं हो, हैं दोनों चीज। देखिए लक्षण, जैसे आपके मम्मी पापा हुए और हमारे पापा सांवले थे, मम्मी गोरी है, तो हम लोग थोड़ा साफ कलर हुआ। तो कहने का मतलब कि उस समय जो फेयर वाला जीन था, उस काले वाले जीन को दबा दिया, तब जाके जो बच्चा हुआ वो कैसा हुआ, कलर उसका साफ हो गया। तो वही प्रकृति है। वही आचार्यों ने देखो उस समय कितना कॉन्सेप्ट, आज सुश्रुत का आचार्यों कितना क्लियर था कि क्या है प्रकृति। प्रकृति बहुत बड़ा शब्द है। अब इसको हमको समझने में, आज के विज्ञान के अंदर इसको समझने में थोड़ा सा हमें टफ जरूर लगता है, लेकिन अगर हम चीजों को के समझे तो हमें सब चीजें समझ में आ जाएंगी कि प्रकृति क्या है। प्रकृति जो डोमिनेंट जीन होते हैं, जो अपने लक्षणों को एक्सप्रेस, वही प्रकृति है। तो उस यहाँ पर क्या हो गए, जो हमारा डीएनए स्ट्रक्चर है, जो जीन है, वो जीन के द्वारा जो लक्षण एक्सप्रेस होंगे प्रकृति वही है। उसको सुश्रुत ने क्या बता दिया, सुश्रुत ने बता दिया कि जब जेशन होगा यानी शुक्र और शोणी जब मिलेंगे उस समय जो दोष बढ़ा हुआ होगा वही प्रकृति होगी, चाहे वो वातज हो। अब वातज वाला जैसे पत्नी में से, दोनों में से कुछ लक्षण ऐसे माने, जैसे पति को गुस्सा ज्यादा आता हो, सांवला हो, पत्नी शांत होती हो, या उसका रंग व्हाइट हो, तो बच्चा अगर उसका स्वभाव हो सकता है कि पत्नी पे चला जाए या पति पे चला जाए या दोनों पे जा सकता है। निर्भर करेगा कि उस समय उस जीन की एक्सप्रेस जो हो रहा है, जीन जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है उस समय जीन की स्थिति क्या है, कहीं म्यूटेशन ना हो जाए, पता चले दोनों से अलग हट जाए उसका स्वभाव, तो कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए सुश्रुत ने पहले बता दिया कि उस समय भवेत दोष उत्कटा, उस समय जो दोष बड़ा होगा प्रकृति उसी के अनुसार होगी, इसमें कोई इफ बट है ही नहीं। और ये जो प्रकृति, ये भी याद रखें, ये प्रकृति जीवन भर रहती है, कभी भी बदलती नहीं। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्या प्रकृति बदल जाती है, प्रकृति कभी नहीं बदलती पूरे जीवन भर। आप जब, क्योंकि प्रकृति कहाँ से बनी है, आपके जीन से बनी है, आपके क्रोमोसोम जीन की स्थिति क्या है उससे प्रकृति बनी है, तो काहे को बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी। कई बार आपसे पूछा जाता है कि अच्छा नहीं बदलती है तो फिर उसको वातज रोग कैसे हो जाते हैं, उसको पित्तज कैसे हो जाते हैं, तो वो उसके आहार विहार पे, जब बच्चा बड़ा होता है वो क्या खाता पीता है उसके ऊपर भी प्रकृति उसके निर्भर करती है ना। तो बहुत सारी बातें इसके बारे में हम लोग बाद में बात भी करेंगे। तो प्रकृति आपको समझ में आनी चाहिए कि प्रकृति किसे कहते हैं, भवेत दोष उत्कटा उस समय क्या है, उसी के अनुसार प्रकृति होती है। ये लक्षण हमको जानने बहुत जरूरी है। फिर प्रकृति जो होती है दो प्रकार की है। प्रकृति वैसे मुख्य रूप से बात करें तो एक होती है शारीरिक प्रकृति और दूसरी होती है मानसिक प्रकृति। यानी कि उसका मेंटल लेवल क्या है, वो मानसिक प्रकृति है, और उसका शरीर की बनावट या उसके हाव भाव वगैरह, उसका रक्त कैसा है, धातुएं कैसी हैं, ये सारी चीजें जो शारीरिक ली जाती हैं उसे शारीरिक प्रकृति कहते हैं। वैसे तो जो शारीरिक प्रकृतियां हैं उसमें कहीं पर 4 ही प्रकृति हैं, कहीं पर 7 प्रकार की बताई गई हैं, विभिन्न प्रकार की हैं। और जैसे कहीं पर मानस प्रकृतियां किसी ने 16 बताया है, किसी ने 18 बताया है, तो इनको हम डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे। चलो बस इतना ही आज, कल हम लोग शारीरिक प्रकृति पढ़ेंगे। कल ये वाला टॉपिक खत्म करेंगे प्रकृति का।